हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक इंप्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। और ये तभी पॉसिबल है जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। मेरा यही सजेशन है कि आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए या फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आप सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, सॉल्व करने की भी कोशिश की होगी। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नाव धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम तथा धारा के प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम की गति का अनुपात कितना है, 5:4 है। यदि नाविक धारा के प्रतिकूल दिशा में 5 घंटे में 200 किमी नाव चलाता है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे दे रखा है उसने क्या, v डाउन स्ट्रीम इंटू v अप स्ट्रीम का रेशियो दे रखा है कितना, 5 और 4। कितना दे रखा है, 5 और 4। आगे बोला है धारा के प्रतिकूल मतलब v अप स्ट्रीम 200 किलोमीटर 5 घंटे में जाता है तो इसकी स्पीड क्या रही होगी, 200/5। तो 5 चौका 20 मतलब 40 किमी प्रति घंटा। तो यहाँ पे कितना है, 4 यूनिट है। अगर 4 यूनिट का मान 40 किमी प्रति घंटा है तो 1 यूनिट का मान कितना, 10। तो 5 यूनिट का मान 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो यहाँ से हमें मिल गया क्या, v डाउन स्ट्रीम v अप स्ट्रीम। तो पूछ रहा है धारा की गति, तो धारा की गति क्या होती है, c बराबर क्या होता है, v डाउन स्ट्रीम माइनस v अप स्ट्रीम बटा 2। यही तो होता है, क्योंकि बोट की चाल क्या होती है, v डाउन स्ट्रीम प्लस v अप स्ट्रीम बाई 2 होता है। और वी सी बराबर कितना होता है, ये c बराबर, तो मान रख देते हैं 50 माइनस 40/2। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 10/2 बराबर 5 किमी प्रति घंटा। करंट की चाल कितनी आ गई, 5 किमी प्रति घंटा। तो कौन सा हमारा सही है, ये वाला। तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, ये तो माइंड में ही कर लिया होगा। हाँ, हमें लग रहा है काफ़ी बच्चों ने जो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं हमारे साथ शुरू से, उन्होंने तो कर लिया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए, आपने इसे पढ़ भी लिया होगा और करने की कोशिश भी की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। कह रहा है 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत वजन जो है वो 50 किग्रा है। तो एवरेज बराबर जानते हैं क्या होता है, एवरेज एज की बात चल रही है। तो यहाँ कितना होगा, एवरेज एज की बात होगा, टोटल सम ऑफ एज नंबर ऑफ स्टूडेंट। यही तो होता है ना, क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एवरेज एज कितना दिया है, 50 की जी, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, गुणा कर देते हैं इधर 25। तो टोटल सम मिल जाएगा एज की, मिल गया हमें।
टोटल सम ऑफ एज। तो अब कह रहा है कि यदि 44 किग्रा और 50 किग्रा वजन वाले दो छात्र कक्षा छोड़कर चले जाते हैं, तो अगर टोटल जो है वेट 8 श्रम जो है ऑफ एज कितना है, 25 पंचे 125 1250 है, जिसमें से 44 किग्रा और 50 किग्रा जो कह रहा है हम वो करते जाएंगे। तो 44 किग्रा निकल गया और फिर कह रहा है 50 किग्रा वाले छोड़ के चले गए, मैंने इनको घटा दिया इसमें से। बाद में कह रहा है उनकी जगह 40 और 45 किग्रा वाले आ जाते हैं, 40 और 45 किग्रा वाले आ गए, तो हमने उनको क्या किया, जोड़ दिया। तो अब हमारा टोटल सम कितना आया, तो 44 और 50 कितना हो गया, 94, 94 और 85 में कितना हो गया, -9, तो 12 50 और ये कितना हो गया, -9, तो यहाँ कितना आ गया, 12 41 आ गया। तो पूछ रहा है एवरेज, तो एवरेज में क्या देखा जाएगा, एवरेज एज, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट अभी भी हैं क्योंकि 2 छोड़ के गए थे, 2 आ गए। तो 1241 का 25 से भाग देंगे तो कितना होगा, 25 से भाग देने के मतलब क्या है, 1241 कर लेते हैं हम इसे, और 25 गुणते 4 ऊपर गुणते 4 नीचे कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 का 4, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 1 9 और 1 4, कितना, इतना आ गया, बटा 100। जब 100 से भाग दे दिया तो कितना आएगा, 49.64 kg आया। एवरेज एज कितनी आ गई, 49.64। तो ये प्रॉपर बेसिक था जो हमने बताया आपको कि ये क्या था, प्रॉपर बेसिक। अब शॉर्ट मेथड देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड देख लेते हैं, तो शॉर्ट मेथड में क्या है, एवरेज जो दिया है उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, एवरेज को ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो संख्या बढ़ी है या घटी, उसका हम एवरेज निकाल के इसमें से अगर बढ़ रही होगी तो टोटल एवरेज में से जोड़ देंगे, और अगर घट रही होगी तो घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 44 और 50 निकल गए, तो 44 और 50 को हमने क्या किया, इनकी निकाल दिया। और बाद में कह रहा है कि उनकी जगह 40 और 45 जुड़ गए, तो 40 और 45 हमने जोड़ दिया। जो निकल जाए उनको घटा दीजिए, जो जुड़ जाए उनको जोड़ दीजिए, आ जाए उनको जोड़ दीजिए। अब एवरेज निकालने के लिए क्या, 25 स्टूडेंट अभी भी हैं, पहले भी 25 थे, अभी भी 25 हैं, तो इनका एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज कितना आ जाएगा हमारा, 50, यहाँ पे कितना ऊपर, -9/25। तो मैंने बताया ना कि 4 का गुणा कर लेते हैं, 4 का गुणा कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 50 माइनस 0.36, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 49.64 आएगा। कितना आएगा, 49.64 kg आया। तो ये हमारा शॉर्ट मेथड था। हम क्या करते हैं कि हम उसको टोटल सम में नहीं चेंज करते हैं, एवरेज है एवरेज ही रहने देते हैं, और जो हमारी संख्या बढ़ी या घटी उसका एवरेज हम निकाल लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको समझ में भी आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा और सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है 300 लीटर बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है और 2:1 है। यदि इन दोनों बर्तनों की संपूर्ण सामग्री को एक बर्तन में डाल दिया जाए तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या पूछ रहा है, दूध और पानी का अनुपात लास्ट में। तो क्या कह रहा है, 300 लीटर के बर्तन है। तो पहले मैं बेसिक मेथड देख लेते हैं, बेसिक से कैसे होगा, फिर शॉर्ट देखेंगे, ठीक है। तो बेसिक के लिए क्या कह रहा है कि 300 लीटर के 2 बर्तन हैं, एक ये हो गया, दूसरा मैं मान लेता हूँ ये है हमारा, जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है, पहले में है 4 और 1, दूसरे में क्या है 2 और 1।
कहने का अर्थ हमने मान लिया यहाँ क्या है, टोटल 4x मिल्क है लीटर और 1x वाटर है। यहाँ पे अलग है तो 2y हमने मान लिया मिल्क है और 1y जो है कितना है, वाटर है। तो 4x वाटर और एक 4x मिल्क और एक 5 लीटर, तो 5x बराबर कितना है, 300 लीटर है। तो x का मान कितना आ गया, 5 छक्के 30, 60 आया। तो हमारा मिल्क कितना आ गया, 240 लीटर, और वाटर कितना आ गया, 60 लीटर। हो गया ना 300, 240 60 300 हुआ। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ कितना है, 3y है टोटल, 2y मिल्क 1y कितना वाटर, 3y बराबर कितना 300, तो y बराबर कितना 100। तो y बराबर 100, तो 200 लीटर हो गया हमारा मिल्क और 100 लीटर हो गया यहाँ वाटर। तो हमसे पूछा क्या है, नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, तो मिल्क एंड वाटर जोड़ लेते हैं। मिल्क कितना है 240 और 200 440 हो गया, और वाटर कितना है 60 प्लस 100 160। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 11 4 चौका 16, तो कितना रेशियो आ गया हमारा, 11 एंड 4 का रेशियो आ गया। तो कौन सा सही है हमारा, ये कौन सा सही है हमारा, ये। तो ये हमारा जो था प्रॉपर बेसिक मेथड था। तो ऐसे भी करना आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि शॉर्ट दिमाग में नहीं आता है, लेकिन बेसिक तो आ ही जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले क्या है कि मैंने बोला ना शॉर्ट भी बताना है, तो शॉर्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या दिया, एक चीज बोला है कि दो बर्तन जो है वो 300 लीटर के, मतलब क्या है, उनका मिक्सचर जो है वो सेम है, टोटल जो है वो सेम है, 300 लीटर है। तो यहाँ पे ए में मान लेते हैं कितना, मिल्क एंड वाटर कितना है, 4 और 1 के रेशियो में है, 4 और 1 के रेशियो में। ए में जो है वो कितना है, 4 और 1 के रेशियो में है, और बी जो है हमारा कंटेनर, उसमें कितना है, मिल्क एंड वाटर 2 और 1 के रेशियो में। तो यहाँ पे अगर हम टोटल देखूँ, टोटल तो कितना है, ये 4 मिल्क है 1 वाटर 5। यहाँ पे देखा जाए तो टोटल कितना है, 2 1 3 है। तो यहाँ पे देखा जाए तो उसने क्या कहा है, 2 लीटर 300 लीटर के बर्तन है, मतलब कहने का अर्थ यहाँ 300 के दोनों है, मतलब उनका जो टोटल है वो क्या है, बराबर है। लेकिन यहाँ पे टोटल क्या है इनका, अलग अलग है, अलग अलग है कि नहीं है, इनका टोटल जो है अलग अलग है। तो टोटल हम क्या करना पड़ेगा, बराबर कर लेते हैं। भाई रेशियो चाहिए तो टोटल हमें बराबर, यहाँ पे टोटल बराबर है ना, यहाँ टोटल अलग अलग है, टोटल हम बराबर कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा यहाँ करना पड़ेगा, 5 से यहाँ, तभी तो ये 5 से 15 5 से 15। अगर 3 से गुणा यहाँ किया तो 3 से यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा, 5 से यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देख लीजिए क्या आ गया मिल्क एंड वाटर का रेशियो ए और बी में। यहाँ देख लीजिए कितना आ गया, अब 4 3 12 और कितना आ गया 3, और यहाँ कितना आ गया 5 दूनी 10, और यहाँ कितना आ गया 5। तो अब देख लेते हैं यह कितना हो गया, यहाँ 12 मिल्क है 10 वो, यहाँ 12 मिल्क यहाँ 10 मिल्क। अब तो रेशियो बराबर हो गया ना भाई, टोटल इनका बराबर हो गया, सीधा सीधा हम जोड़ सकते हैं। अब हमें ये नहीं करना है कि मतलब अलग अलग मानना है, अब हम सीधा सीधा जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका टोटल जो है वो बराबर हो गया। तो अब यहाँ 12 यहाँ 10 कितना 22, यहाँ कितना 8। तो अब काट देते हैं, तो 11 दूना 22 4 दूना 8, तो रेशियो कितना आ गया 11 और 4 का। तो ये हमारा जो था ये शॉर्ट मेथड था, ये कितना आ गया हमारा 11 और 4। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन था, सिंपल ही था, समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, बशर्ते आप इसे ध्यान से पढ़िए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है,
कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर ए और बी चाहें तो मिल करके दोनों कोई एक कार्य है 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और सी से ए जो है सी से 60% अधिक कुशल है और बी से 10% अधिक कुशल है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, परसेंटेज मतलब क्या, रेशियो दे रखा है। तो यहाँ पे ए और सी के बीच का देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए जो है सी से 60% अधिक है, तो 60% का मान कितना होता है, आपको भी पता है कि कितना होता है, 2/5 होता है। तो ए जो है सी से, अगर सी हमारा 5 है तो ए कितना होगा, 60% अधिक मतलब कितना, यहाँ 3/5 होगा, कितना अधिक, 3 अधिक, तो हमारा ए कितना होगा, 8 होगा। 5 का 60% मतलब 3 अधिक होगा। तो यहाँ ए और सी का रेशियो कितना आ गया, 5 और 8 का, ए और सी का 8 और 5 का आ गया। और आगे कह रहा है बी से 10% अधिक है, बी से 10% अधिक है मतलब कौन, ए अधिक है। कौन अधिक है, ए। अगर बी हमारा 10 होगा तो 10% अधिक मतलब कितना होगा, 11 होगा। अब ए कॉमन है बीच में, तो हम मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे ए 8 है, यहाँ पे कितना है, 11 है। तो हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। अगर मर्ज करना है तो इसका गुणा यहाँ पे 11 किया, यहाँ पे किया, तो यहाँ भी करना पड़ेगा। और इसके बाद 8 का गुणा यहाँ करते हैं, तो 8 का यहाँ भी करना पड़ेगा। अब देख लीजिए कितना हो गया, यहाँ 88 आ गया, ए सी कितना आ गया, 55, यहाँ पे कितना आ गया, 88, यहाँ कितना आ गया, ये 80। अब ए बी सी का मान मिल गया, ए यहाँ भी 88 है, यहाँ भी हम मर्ज कर सकते हैं, ए बी एंड सी मर्ज कर दीजिए। तो यहाँ कितना 88, बी कितना 80, सी कितना 55, तीनों का रेशियो मिल गया हमें, तीनों का रेशियो हमें मिल गया। तो कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में, 10 दिन में पूरा करते हैं। तो 10 टोटल वर्क के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क के लिए हमें क्या चाहिए, इफिशियंसी इनटू टाइम। अगर हमें टोटल वर्क निकालना है तो इफिशियंसी इनटू टाइम, यहाँ पे क्या है, ये इफिशियंसी ही तो है, इनकी इफिशियंसी है। अब हम ए और बी की इफिशियंसी कितनी जो जोड़ लेते हैं, ए और बी की इफिशियंसी कितनी है, जोड़ लेते हैं। कितना है, यहाँ पे 88 और 80 है, तो हम यहाँ अलग अलग भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बाद में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ कितना है 88x आपकी समझ के लिए, यहाँ कितना 80x, और इसका कितना 55x, कितना 55x। तो इनका हम जोड़ लेते हैं, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 88 और 80x कितना हो गया, 168x। टाइम कितना है, 10 दिन में। तो हमें क्या मिल गया, टोटल वर्क मिल गया। अब पूछ रहा है बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो अगर बी के लिए टाइम चाहिए तो बी की इफिशियंसी अपॉन टोटल वर्क अपॉन बी की इफिशियंसी, यार भाई यही तो करेंगे, टोटल वर्क हमें मिल गया। अगर हम उसकी इफिशियंसी से भाग देते तो हमें पता चल जाएगा ना कि वो बी ने कितने दिन में काम किया। तो बी द्वारा अकेले किया गया कार्य, अकेले बी द्वारा अकेले किया गया कार्य, टाइम पूछ रहा है तो टाइम कितना होगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ बी। तो टोटल वर्क कितना है, 168 है एक्स, टाइम 168/10 गुणित 10, बी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे 80 एक्स है। तो एक्स एक्स कैंसिल, मैंने बताया ना 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 8 दूनी 16 और 8 1 8, मतलब 21 डेज बोल रहा है। मतलब बी वही काम जो है 21 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो कौन सा सही है हमारा, ये सी वाला। ठीक, तो जैसा क्वेश्चन में कहता जाए पोसा करते जाएंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे कैसे करना है। ठीक है, लेकिन आप जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो करते जाइए, ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है, करना कैसे है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछ क्या रहा है, तब तक आप अपना माइंड उसमें यूज ही नहीं कर पाओगे। ठीक, तो आप करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है।
तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है आज से 6 वर्ष पहले रवि की आय अनुज की आय की दुगनी थी। रवि की आय, डायरेक्ट शॉर्ट मेथड, रवि की आय जो है अनुज की आय, मतलब रवि को आर मान लिया, अनुज को ए मान लिया। कह रहा रवि की आयु अनुज की आयु की दुगनी थी। किसकी आयु दुगनी थी? 6 वर्ष पहले रवि की आयु अनुज की आयु की दुगनी थी। तो दुगना कौन था? अगर 2 इसे मान लो तो अनुज कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि अनुज की आयु की दुगनी हो गई है। रेशियो मिल गया हमें कि, लेकिन कितने वर्ष पहले? 6 वर्ष पहले, तो हम यहाँ पे -6 लिख देते हैं। ठीक, आगे कह रहा है आज से 17 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। अब 17 वर्ष बाद, 17 वर्ष बाद अनुपात कितनी है उनकी? 17 और 30 का है। 17 वर्ष बाद उनकी एज का अनुपात कितना है? 37 × 30। तो एक बात बताइए, मैंने आपको बताया है ना कि आज जो इनके बीच का डिफरेंस है रवि और अनुज के, वो 30 या 50 साल जब भी हो जाए तो इनके बीच का एज डिफरेंस जो है वो सेम रहता है। जैसे मान लीजिए कि हम रवि का और अनुज है, तो रवि का अगर हम आज 5 मान लें और रवि का और अनुज का 6, तो 10 साल बाद इनकी एज का अंतर, 10 साल बाद एज कितनी होगी इनकी? 10 जोड़ दिया, तब 10 साल बाद ये 15 साल का हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 16 साल का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो एज डिफरेंस इनकी कितनी है? 1 ईयर। यहाँ पे कितनी है? 1 ईयर। आप आगे भी दे सकते हैं, अगर 7 साल बाद जोड़ लीजिए, मान लीजिए 7 साल बाद, तो ये कितना हो जाएगा? 15 7 22, ये कितना? 16 7 23। तब भी तो एज कितना है? 1 साल का अंतर है। तो ऐसे ही इनका जो एज है, वो इनके बीच के एज का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा समान होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1 है, यहाँ पे कितना है? 7 है भाई। तो एज डिफरेंस अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं? एज डिफरेंस इनका बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 7 का गुणा कर देते हैं। यहाँ पे 1 का गुणा तो कोई दिक्कत नहीं, 1 वही है। और अब क्या हो गया यहाँ पे? ये हो गया 7 दूनी 14, यहाँ कितना हो गया? 7। अब बराबर हो गया इनके बीच के डिफरेंस, एज डिफरेंस। तो यहाँ देखा जाए तो 7 से बढ़ करके कितना हो रहा है अभी? 7 से यहाँ बढ़ करके 30 हो रहा है। तो यहाँ कितना बढ़ रहा है? 23। और एज कितनी बढ़ रही है? 7 से प्रेजेंट एज से 6 साल पहले, तो मतलब 6 7 6 13, 23 साल यहाँ भी बढ़ रही है, 23 ईयर बढ़ रही है। मतलब कहने का अर्थ 23 यूनिट जो है वो बराबर किसके है? 23 ईयर की। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा? 1 ईयर। तो यहाँ पे 6 साल पहले एज कितनी रही होगी इसकी? 7 ईयर। और यहाँ पे कितनी? 14 ईयर। तो प्रेजेंट एज देखा जाए आर और ए की तो कितनी होगी? 6 साल पहले 14 थी, तो प्रेजेंट में 6 साल, अब प्रेजेंट एज कितनी होगी? 14 26। और ए की कितनी होगी? 7 6 13। प्रेजेंट एज इसकी मिल गई। तो कह रहा है 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो 15 जोड़ देते हैं, 15 साल हम जोड़ दिया हमने, तो ये कितना हो जाएगा? 35। तो ये कितना हो जाएगा? 28। तो 7 5 35, 7 चौक 28। तो एज कितनी आ गई? 5:4 की रेशियो आ गई। तो कौन सा सही है हमारा? बी वाला। ठीक, कौन सा सही है हमारा? बी वाला। समझ में आ गया होगा, ऐसे अब कोई बात नहीं, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, सिंपल ही था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। एक कह रहा है यदि एक घन के किनारों की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो घन का आयतन कितना होता है? घन का आयतन का फॉर्मूला कितना हो आपको पता है? घन का आयतन का फॉर्मूला कितना होता है? ए क्यूब, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यही तो होता है। तो हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। ए क्यूब का मतलब क्या है? ए 3 बार है। तो हम देख लेते हैं घन का आयतन
वी मान लेते हैं इसको, वी तो होता ही है। देख लेते हैं पहले और वी बाद में, ठीक है, पहले और बाद में। तो कह रहा है कि 10% की वृद्धि हो जाती है इसके घन के आयतन में, लंबा किनारों में 10% की वृद्धि होती है। 10% का मान कितना होता है? 1/10। मतलब कहने का अर्थ पहले 10 था तो अब 10% की वृद्धि होकर कितनी हो जाएगी? 11। तो यहाँ भी कितना होगा? 10 से 11 हो जाएगा। यहाँ भी कितना हो, क्योंकि घन के किनारों की लंबाई जो है सेम है, तो पहले 10 था अब 11 हो गया, पहले 10 था अब 11 हो गया है। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा? ये देखा जाए तो रेशियो में भाई, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है रेशियो है, तो रेशियो है तो रेशियो यहाँ भी। तो यहाँ कितना हो गया? 1000। और बढ़ करके कितना हो गया हमारा? बढ़ करके हमारा कितना हो गया? 1331। तो बढ़ करके कितना हो गया? 1331 बढ़ा कितना? 331। घन की लंबाई कितनी बढ़ गई? 1331। तो 331 बढ़ा किस पे? पहले कितना था? 1000। परसेंटेज चाहिए तो हम क्या करते हैं? 100 से गुणा, तो 1 2 1 2, 10 से भाग दिया तो ये कितना आएगा? 33.1% की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हुई? 33.1%। तो ये आप सोच रहे होंगे कि 100 से ही हमने भाग क्यों किया? क्योंकि जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो हम देखते हैं कि शुरू में कितना था, शुरू से कितना बढ़ा, वही तो हम देखते हैं। तो शुरू पे 1000 था तो 333 बढ़ा। तो हम जैसे ही क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस देख लीजिए, कि जब आप प्रॉफिट देखते हो क्या करते हो? प्रॉफिट का परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है? कितना प्रॉफिट हुआ अपॉन कॉस्ट प्राइस, कितने में हमने खरीदा था। तो यही बात तो यहाँ भी है कि कितना बढ़ा, अब पहले कितना था, उसी से भाग दे दिया। परसेंटेज में चाहिए तो 100 से जाहिर सी बात है गुणा करते हैं। तो हमारा क्या आ गया? 33.1%। तो आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। आप इसे ध्यान से पढ़िए जितना हो सके और सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। ये वेरिएबल पे मत जाइए कि ये वेरिएबल दिया है तो आप स्किप कर जाएं। ऐसा नहीं है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल है। बस वेरिएबल दे करके आपको कंफ्यूज कर रहा है, ठीक। तो डरना नहीं है, करना है, तो आप करिए। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा एक वस्तु को यम प्लस 200 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। यदि वह इसे 2 M-800 रुपये में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो यहाँ पे देखा जाए तो दो जगह, दो चीज़ें, मतलब दो बार बेच रहा है। इसको SP1 मान लेते हैं, इसको SP2 मान लेते हैं। एक बार घाटे पे बेच रहा है, एक बार फायदे पे बेच रहा है। तो ये क्या है हमारा? SP1, ये SP2 हो गया। तो देख लेते हैं, परसेंटेज के साथ खेलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक दुकानदार 10% की हानि पर बेचता है। अगर इतने पे बेचता है तो 10% की हानि पर बेचता है। तो 10% का मान कितना हो गया? 10% का मान कितना होता है? 1/10। तो अगर हमारी वस्तु 10 की रही होगी तो 10% की हानि मतलब बेचा कितने पे होगा? 10% का मान कितना होता है? 1/10। तो कॉस्ट प्राइस अगर हमारी 10 रही होगी तो 10% इसका कितना होता है? 1। तो 1 की हानि पे बेच रहा है तो कितने पे बेचा होगा? 9 पे, ठीक। कितने पे बेचा होगा? 1 पे। तो ये SP1 हमारा हो गया। आगे कह रहा है यदि वह इसे 2 M-800 रुपये में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। अब यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा है तो 20% का मान कितना होता है? 1/5। तो अगर हमारी कॉस्ट प्राइस 5 होती तो 20% मतलब कितने पे बेचता? 6 पे। तो 20% का लाभ कमाना है ना, तो 6 पे बेचेगा। तो यहाँ CP एंड SP का रेशियो कितना आ गया? 5:6। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है? SP2 है, क्योंकि 2M-800 में बेच रहा है। अब पहले M+200 में 200 में बेच रहा था, यहाँ 2M-800 में बेच रहा है। तो ये क्या हमारा? SP2 हो गया।
ठीक है, SP2 की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 10 है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 5 है। बात तो एक ही वस्तु के लिए हो रही है ना, तो कॉस्ट प्राइस जो होगी वो तो सेम होगी भाई। अगर एक ही वस्तु है तो उसके लिए हम बेच भले अलग अलग पैसे पे रहे हैं, अलग अलग अमाउंट पे भले बेच रहे हैं, लेकिन हम खरीद के जो लाए हैं वो कॉस्ट प्राइस तो सेम है ना। तो यहाँ पे अगर हम 2 का गुणा कर दें और तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, यहाँ कितना 12। तो यहाँ देखा जाए तो कॉस्ट प्राइस यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, अब बराबर हो गया। अब SP1 एंड SP2 का रेशियो हम मर्ज कर सकते हैं ना, CP SP एंड SP2। तो हमारा कॉस्ट प्राइस दोनों जगह कितना है 10 है, तो SP1 कितना 9 एंड SP2 कितना 12, मर्ज कर दिया। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये कितना है M प्लस 200, SP1 है, M प्लस 200 कितना है M प्लस 200, बटा करते हैं, भाग दे देते हैं 2M माइनस 800, क्योंकि यहाँ पे रेशियो में दिया है। तो रेशियो में हम लिखते हैं SP1 का रेशियो कितना 9/12। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, 3 त्रिक का 9, 3 चौका 12। अब गुणा कर देते हैं इधर, तो ये कितना हो जाएगा 4M प्लस 800, और इधर कितना हो जाएगा 6M माइनस 8 त्रिक 2400। तो 4M को इधर लाते हैं, 800 को इधर लाते हैं, तो 8 चौका 32 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 2M। तो M का मान कितना आ गया, 2 से भाग दे दिया जाए तो यहाँ कितना 1600। तो M का मान हमारा कितना आ गया 1600, कितना आ गया 1600। तो पूछा क्या है M का मान, तो M का मान हमारा कितना आ गया 1600। तो ये जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वेरिएबल देख कर के जो दिया है वो करते जाइए, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जितनी कहानियाँ मैंने लिखी हैं ये कहानियाँ तो आपको लिखनी नहीं है, मैं हर बार यही कहता हूँ कि इतनी कहानियाँ आपको नहीं लिखनी, ये तो मैं समझाने के लिए करता हूँ। आपको उतनी कहानियाँ लिखनी जितनी आप याद नहीं रख सकते, ठीक है, बस उतना ही लिखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, लेकिन आप पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताऊँगा कैसे करना है। तो चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है मनीष और निरंजन ने क्रमशः 2800 रुपये और 3600 रुपये पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 5 महीने बाद मनीष और निरंजन ने अपनी प्रारंभिक पूंजी का 14.28% और 11.11% भाग निकाल लिया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1602 रुपये का हुआ तो निरंजन द्वारा अर्जित लाभ बताना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने ऐसी क्वेश्चन काफ़ी बार बताया, ठीक है। तो मनीष को M मान लिया हमने और निरंजन को क्या मान लिया N मान लिया। इसने कितना इन्वेस्ट किया 2800 रुपया, इसने कितना इन्वेस्ट किया 3600 रुपया, ठीक। आगे कह रहा है 5 महीने के लिए, तो हमने 5 महीना दे दिया इनको, ये गुणा कर दिया, क्योंकि प्रॉफिट का रेशियो हम जब निकालेंगे तो टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट यही तो होता है, तो टाइम इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम कर दिया, गुणा कर दिया। अब आगे कह रहा है कि अब 5 महीने बाद निरंजन ने अपनी मनीष और निरंजन ने अपनी इतनी निकाल ली। तो मनीष ने कितना निकाला, जाहिर सी बात है कि 14.28% किसका 2800 का 14.28%, तो 14.28% कितना होता है, आपको पता है कि 2800 का 14.28% का मान कितना होता है 1/7, तो 7 चौक 28, मतलब कितना निकाल लिया 400 निकाल लिया, तो बचा कितना आप 2400, कितना बच गया 2400। अब निरंजन कितना निकाल रहा है 3600 है, 3600 का कितना परसेंट 11.11%, तो 3600 का 11.11% मतलब 1/9,
तो ये कितना निकाल रहा है, 9 चौक 36, ये भी 400 निकाल रहा है। कहने का दोनों 400 निकाल रहे हैं। तो ये अगर 400 निकाल दिया तो अब कितना बच गया इसके पास, 3200। अब कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में, मतलब 1 साल की बात हो रही, 5 महीना तो इतना इन्वेस्ट किया, अब बच कितना गया, 7 महीना, तो 7 महीने का गुणा कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं टोटल इनका प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा। तो कुछ कटेगा, जो कटेगा वो काट देते हैं। तो 4 7 28, 4 6 24, 4 9 36, मतलब 400 से कर रहे हैं भाई, 400 से। तो 4 8 32, ठीक, 400 से हमने भाग दिया तो सब कैंसिल हो गए। और उसी से हम भाग देंगे जिसमें सारे कट जाएं। ये बात याद रखनी है कि हम उसी से काटेंगे जिससे सारे कट जाएं। ऐसा नहीं है कि कोई एक बच जाए, सारे के सारे कटने चाहिए तभी कटेगा। तो ये कितना हो गया, 7 5 35, यहाँ 35 बच गया, 7 6 42 बच गया, यहाँ कितना, 9 5 45 बच गया, यहाँ कितना, 7 8 56। अब जोड़ देते हैं, 35 और 42 कितना, 77, 4 3 7, 5 2 7, और यहाँ कितना बच गया, 6 5 11, 5 4 9 1 10, 101, कितना, 101। तो ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट का रेशियो। मतलब मनीष को कितना मिला, 77x मान लेते हैं, और निरंजन को कितना मिल गया, 101x। कितना मिला, तो 77x, इसको 101, टोटल कितना मिल गया हमें, 178x। और जो कि प्रॉफिट कितना हुआ है, तो टोटल प्रॉफिट इतना इतना मिला, तो टोटल प्रॉफिट यहाँ कितना हुआ, 178x। लेकिन वो कह रहा है कि 1602 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो x का मान निकाल लेते हैं, तो काट देते हैं 2 से, 2 8 16, और 2 9 18, 2 8 16, 2 1 का 2, यही हुआ। तो ये कितनी बार जाएगा, अगर 10 बार लेके जाएं तो कितना होगा, 890। अगर 9 बार ले गए तो 890 में से 89 घट गया तो कितना, 801। तो 9 बार जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। हमसे पूछा क्या है, तो निरंजन द्वारा अर्जित लाभ, निरंजन द्वारा अर्जित लाभ कितना है, 101x। तो 101x, तो 101, तो ऐसे रहने देते हैं, x का मान हमें पता है। तो ये कितना हो गया, 909 रुपया, 909 रुपया। तो बी को कितना, सॉरी निरंजन को कितना मिला, 909। तो कौन सा सही है हमारा, बी वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। आप इसे, अगर आपने हमारी पुरानी क्लास देखी होगी तो कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही मैंने पहले या दूसरे क्लास में ये बताया है, ठीक, कि इसे करना कैसे है। इसे करने का सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड टाइम लगेगा, मैं ये कहता हूँ। अगर जो इन्होंने पुरानी क्लासेस देखी होगी वो 20 सेकंड में कर चुके होंगे, नहीं किया होगा तो 20 सेकंड होने दीजिए, कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है ताजे अंगूर में वजन के अनुसार 95% पानी होता है, जबकि सूखे अंगूर में वजन के अनुसार 55% पानी होता है, और शेष भाग गूदा होता है, ठीक है। तो बताइए कि 90 किलो ताजे अंगूर से प्राप्त सूखे अंगूर का वजन कितना होगा। तो काफ़ी बच्चे तो परसेंटेज देके ही कंफ्यूज हो गए। तो एक बात बताइए, ताजे अंगूर के वजन के अनुसार 95% पानी होता है, जबकि सूखे अंगूर में, अगर इसमें 95%, अगर फ्रेश फ्रूट में 95%, हमें नहीं पता, मान लिया हमने फ्रेश फ्रूट कितना है, फ्रेश फ्रूट कितना है, फ्रेश फ्रूट हमारा f है, हमने मान लिया। तो अगर फ्रेश फ्रूट में 95% पानी है, तो फ्रेश फ्रूट में प्योर ड्राई कितना होगा, प्योर ड्राई। तो अगर टोटल अगर f है तो 95% पानी है, तो 5% कितना होगा इसका, प्योर ड्राई होगा, ठीक। अब आगे कह रहा है कि जबकि सूखे गूदे में, तो मान लिया हमने ड्राई फ्रूट है, कोई ड्राई फ्रूट है, तो उसको हमने क्या मान लिया, डी मान लिया।
ठीक है। एफ मान लिया कोई ड्राई फ्रूट है जिसमें पानी है, जिसमें 55% पानी होता है। एक कोई ड्राई फ्रूट है जिसमें अभी भी 55% पानी है, तो प्योर ड्राई, प्योर ड्राई, तो अगर इसमें 55% पानी है तो प्योर ड्राई कितना होगा? ठीक है, यहाँ पे डी, सॉरी, फ्रेश फ्रूट, ड्राई फ्रूट में भी क्या है, अगर ड्राई फ्रूट में 55% पानी है अभी भी, तो प्योर ड्राई फ्रूट कितना होगा? तो 45% ही होगा इसका। कितना होगा? 45%। तो यहाँ भी प्योर ड्राई फ्रूट है, यहाँ भी प्योर ड्राई फ्रूट है, तो आपस में क्या होंगे? ये बराबर होंगे। तो ये 5%, ये कितना है प्योर ड्राई फ्रूट डी का? 45%। तो 65 से परसेंटेज कैंसिल यहाँ पे, और 5 9 45। तो एफ बराबर कितना मिल गया? डी इंटू 9। ठीक, तो यहाँ कह रहा है कि 90 किलो ताजे फलों से, अंगूर से प्राप्त सूखे अंगूरों का वजन कितना होगा? अगर 90 किलो फ्रेश फ्रूट यूज किया जाए, अंगूर यूज किया जाए, तो कितने किलो ड्राई फ्रूट, प्योर ड्राई फ्रूट बनाए जा सकते हैं? तो आप बताओ कि अगर ये 90 किलो है तो डी का मान कितना आ जाएगा? तो 9 90, तो डी का मान कितना आ गया? केजी था भाई, तो 90 केजी, तो कितना आ गया कट के? 10 केजी आया। तो कौन सा हमारा आंसर सही है? बी वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा कि मैं 10 सेकंड क्यों बोल रहा था, क्योंकि ये कहानी आपको नहीं लिखनी है, ये तो आपको पता ही है। तो आपके माइंड में सीधा चल रहा होगा कि फ्रेश फ्रूट का 5% बराबर ड्राई फ्रूट का 45%, यही इतना चल रहा होगा। तो ये जाहिर सी बात है कि 5 9 45, इतना आपके दिमाग में होगा। यहाँ पे लिखते 90, डी 9 10 90 कर दिया होता। तो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये चीज़ें आपके माइंड में याद आ जाएंगी। ऐसा डरिए नहीं कि अभी नहीं याद हो रहा है। अगर आप, मैंने कहा ना कि उसके लिए भाई प्रयास करनी पड़ेगी आपको, कम से कम 3 4 महीने। अगर 3 4 महीने आपने कर लिया तो वो चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, कह रहे हैं यदि धारा की गति 6 किमी प्रति घंटा है और स्थिर जल में नाव की गति 22 किमी प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल नाव की गति धारा के प्रतिकूल गति से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? ठीक है, तो यहाँ पे करंट का मान दिया है, धारा की गति मतलब सी कितना दिया है? 6 किमी प्रति घंटा। अस्थिर जल में बोट की गति दिया है, बी का मान भी दिया है, तो 22 किमी प्रति घंटा। हमसे पूछा क्या है? तो धारा के अनुकूल नाव की गति धारा के प्रतिकूल गति से कितने परसेंट अधिक है। तो अगर हम धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम निकालें तो कितना होता है? बी प्लस सी होता है। तो बी प्लस सी का मान कितना होगा? 22 + 6 28 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और अप स्ट्रीम का मान कितना होगा? अप स्ट्रीम का मान कितना होगा? 22 - 6, बी माइनस सी तो होता है, तो 22 - 6 बराबर कितना? 16 किमी प्रति घंटा। तो हमसे पूछ रहा है कि अनुकूल नाव की गति धारा के प्रतिकूल से, धारा के प्रतिकूल से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। इससे ये कितना अधिक है या कम है? तो कितना अधिक है? 12 अधिक है। तो अधिक है, कितना है परसेंटेज अधिक है? तो 12 अधिक है 16 से, इंटू 100। तो 4 × 12, 4 × 4 16, यहाँ कितना हो गया? 25, तो यहाँ 75%। ठीक, तो आ गया होगा। तो ये कहानी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट यहीं से आप देख सकते थे कि यहाँ पे भी आप ऐसे ही कर सकते थे कि क्या यहाँ पे बी और सी का मान दिया है, तो बी का मान, वी डी एस का मान कितना हो गया? 28, और वी यू एस का मान मतलब अप स्ट्रीम का मान कितना? 16। तो यहीं पे देख लेते हैं, 4 × 7 28, 4 × 4 16, कितना अधिक है? इससे 3 अधिक है। 3/4 का मान जाहिर सी बात है जानते ही हैं 75% होता है।
ठीक, देख लीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।